नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक छोटी सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। किसी का रिक्वेस्ट आया था और उसी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं उनके 2-3 जो उत्तर हैं वो देने जा रहा हूँ। किसकी कुंडली है ये उन्होंने मुझे नहीं बताया है, केवल कुंडली भेजी थी और कहा था कि इसके बारे में कुछ जो भी आप बता सकते हैं वो बताने की कोशिश करें। तो ज़्यादा विस्तार में नहीं बात करेंगे, संक्षेप में ही बात करेंगे। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका, जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो देखिए, अभी एक वीडियो बनाई थी मैंने चंद्रदेव के ऊपर। जब वो नवम भाव में रहते हैं तो क्या फल रहता है। चंद्रदेव कुंडली में बहुत ही एक महत्वपूर्ण ग्रह हैं दोस्तों। अगर चंद्रमा को आपको देखना आ जाता है कि वो कहाँ पे हैं, नवमांश में कहाँ पे हैं, दृष्टिकांत कुंडली में कहाँ पे हैं, तो बहुत सारे फलित जो है आप वहाँ से कर सकते हैं। तो इसी कुंडली में भी चंद्रमा को लेकर कुछ प्रश्न थे जो मैं अभी आपको एक एक करके बताऊंगा, जो उन्होंने मुझसे पूछे थे, जिन्होंने मुझे कुंडली भेजी है। तो आइए पहले कुंडली पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं और देखते हैं क्या कहती है ये कुंडली। क्योंकि इसमें नवमांश मेरे पास नहीं है तो बहुत ज़्यादा विस्तार में मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बिना नवमांश के कुंडली देखना एक तरह से आप अधूरी कुंडली देख रहे हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कुछ बातों की जो हम जान सकते हैं। तो मिथुन लगन की ये कुंडली है, नंबर 3 लगन है। और मिथुन लगन की कुंडली जब रहती है तो अक्सर जो व्यक्ति होता है कम्युनिकेशन से जुड़ा रहता है या घूमना फिरना, इस तरह की चीज़ें उसको बहुत पसंद होती हैं। तो देखिए, बाकी ग्रह सब आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ चंद्र, मंगल, राहु, यहाँ बृहस्पति, शनिदेव, शुक्रदेव, सूर्यदेव, बुधदेव और केतुदेव। अब मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है कि कुंडली किसकी है, उन्होंने नहीं बताया है। तो देखिए, सबसे पहले हमें कुंडली में क्या देखना होता है कि लगन और लग्नेश में कितना ज़्यादा बल है। ये दर्शाता है कि कुंडली में कितनी ज़्यादा ताकत है। क्या कुंडली में अच्छे योग अगर बन रहे हैं तो वो योग आपको प्राप्त होंगे। इसके लिए लगन और लग्नेश को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, यहाँ लगन की पहले बात करते हैं। लगन पर मंगल देव का प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों। ये मंगल देव वृश्चिक राशि में है, जो उनकी अपनी ही राशि होती है। लेकिन यहाँ पे एक गौर करने की बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है मंगल देव यहाँ वक्री अवस्था में है दोस्तों। जब भी मंगल देव वृश्चिक राशि में रहते हैं और वक्री हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक घातक ग्रह बन जाते हैं दोस्तों। अब ये घातक कैसे बनेंगे, थोड़ा सा अभी विस्तार में अभी इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इतना अभी आप जान लीजिए कि लगन पर एक वक्री ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती है दोस्तों। बहुत से लोगों के मन में ये धारणाएं होंगी कि वक्री ग्रह तो बहुत शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन अगर वो आपकी कुंडली में कारक ग्रह हों या मंगल देव मारक ग्रह बन गए हैं दोस्तों, हालांकि अपनी ही राशि में छठे भाव में है, फिर भी इस लगन के लिए वो शत्रुता निभाते हैं। तो लगन पर मंगल देव की दृष्टि कहीं ना कहीं लगन को कमज़ोर बना देती है। और जो मंगल देव के प्रभाव होते हैं, जो मंगल देव की सोच विचार होती है, वही आपके मन में आ जाती है। बहुत से कुंडलियां मैंने देखी हैं जो क्राइम्स करते हैं या इस तरह की उनके मन में धारणाएं होती हैं, किसी को मार देना, कुछ क्राइम करना, चोरी करना, ये सब जो चीज़ें होती हैं, मारपीट करना, ये मंगल देव द्वारा ही देखी जाती हैं। खासकर जब मंगल देव वृश्चिक राशि में होते हैं और वक्री होते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा ये दिखता है कि इस व्यक्ति की जो सोच होगी वो इस तरह की हो सकती है। और लगन के स्वामी यहाँ बनते हैं बुधदेव, जो कि 12वें घर में चले गए हैं। ये भी कुंडली के लिए एक अच्छा योग नहीं है, क्योंकि लगन और लग्नेश दोनों ही यहाँ कमज़ोर दिख रहे हैं और दोनों पर ही वक्री मंगल देव का प्रभाव है दोस्तों। लगन को भी मंगल देव देख रहे हैं। यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं दृष्टि से लगन को देखते हैं और 7वीं दृष्टि से
लग्नेश को भी देख रहे हैं, तो बिल्कुल साफ यहाँ पे स्पष्ट दिखता है कि मंगल देव का इनके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहने वाला है। और ख़ासकर वृश्चिक के मंगल देव और वक्री, तो प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है दोस्तों। अब लग्नेश की युति केतु देव के साथ हो रही है 12वें घर में, ये भी एक अच्छा योग नहीं माना जाता है। ऐसा इसलिए कि बुध जो है आपकी बुद्धि है दोस्तों, जहाँ से आप सोच विचार करते हैं, और ख़ासकर जब बुध 12वें घर में चले जाते हैं और केतु से प्रभावित हो जाते हैं, यहाँ केतु उनके साथ ही हैं, खासकर जब बुध देव केतु देव के साथ रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मन में कुछ गलत करने को उकसाता है दोस्तों। जेलसी आपको हो सकती है, किसी चीज़ से जलन जो है वो हो सकती है। वो जलन, पत्नी अगर आपकी किसी और से बात करती है, उस चीज़ों से आपको जलन हो सकती है। तो ये केतु देव बुध देव की जब युति रहती है, तो इस तरह के योग देखने को कुंडली में मिलते हैं। अब थोड़ा सा इनके कर्म स्थान के बारे में बात करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए, कर्म स्थान के स्वामी नीच के होकर अष्टम भाव में चले गए हैं। ये एक नेगेटिव योग बन जाता है, क्योंकि कर्म अगर आप अच्छे करेंगे तभी उसका एक अच्छा फल मिलता है, लेकिन कर्मेश जो होते हैं, जो दशमेश हैं आपके, वही नीच के हो गए और अष्टम भाव में चले जाते हैं। तो व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करता है जो अनैतिक होते हैं, जो समाज में नहीं करने चाहिए। क्योंकि जब भी दशमेश अगर नीच के होकर अष्टम भाव में रहते हैं, खासकर ये दशमेश अगर बृहस्पति देव बन जाते हैं, बृहस्पति देव ऐसे ग्रह हैं दोस्तों, जब ये नीच के हो जाते हैं और इन पे नीच भंग इनको नहीं मिल पाता है किसी वजह से, तो ये बहुत ही एक खराब प्रभाव देते हैं। तो इस तरह के कार्य व्यक्ति करता है। अभी इसमें और ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहे हैं। दशम भाव में शनि देव, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण योग है कुंडली में। आप अपनी अपनी कुंडली उठा के देख सकते हैं, या जो भी आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कुंडलियाँ आती हैं वो आप देख सकते हैं, जिनके भी दशम भाव में शनि देव होंगे। ये बात आप नोट कर सकते हैं। जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो ज्योतिष सीख रहे हैं, वो भी ये नोट कर लीजिए। दशम भाव में शनिदेव व्यक्ति को एकदम ऊंचाइयों पे लेके जाता है। मान इसका ग्राफ ऐसे रहता है, आप बहुत निम्न वर्ग से शुरू करते हैं और ये आपको ऐसे ऊपर लेके जाएगा, बिल्कुल ऊंचाइयों पे ले जाता है। बहुत अच्छा आपका व्यापार चलने लगेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो बहुत ऊंची पोस्ट पे आप चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे शनिदेव को जो है तसल्ली नहीं होती है और ये फिर से आपको नीचे की तरफ ले आता है। जितना भी आपने सब यश और नाम कमाया होता है, वो सब फिर से मिट्टी में मिल जाता है, ज़मीन पे आ जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये शनिदेव सिर्फ आपके प्रोफेशन को, यानी आपके व्यापार को या आपकी नौकरी को, उसके लिए ही खतरा पैदा करते हैं, उसी में डाउनफॉल लेके आते हैं। किसी तरह से आपको धन या पैसे का नुकसान नहीं करते हैं। ये शनिदेव जब 10वें भाव में रहते हैं तो ये उनकी खासियत रहती है। तो जिनके भी 10वें भाव में शनिदेव हैं और ये दृष्टि डालते हैं चौथे भाव पर, यहाँ से देखिए 7वीं दृष्टि जो चौथे भाव पर पड़ेगी, यहाँ शनिदेव आपको असीम प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ऐसे लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टी होती है। बहुत सी कुंडलियाँ मैंने देखी हैं, अक्सर शनिदेव जब 10वें भाव में रहते हैं, किसी भी राशि में वो हो, अगर बाकी ग्रह उनको सपोर्ट करते हैं तो व्यक्ति के पास बहुत प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ शनिदेव इस चीज़ का नुकसान कभी नहीं करते हैं। सिर्फ आपको आपके व्यापार में ही परेशानी जो देखने को मिलती है, खासकर जब शनिदेव की दशा आपको आरंभ हो जाए और आप 10वें घर में शनिदेव हैं आपकी कुंडली में, या कोई ऐसा ग्रह जो शनिदेव के द्वारा दृष्ट हो और उनकी महादशा आरंभ हो जाए। मान लीजिए बृहस्पति देव किसी के 12वें घर में है, शनिदेव 10वें घर में है
और शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो बृहस्पति देव पर पड़ने वाली है। तो अगर बृहस्पति देव की महादशा आपको पहले आ जाती है तो ये बात आप नोट कर लीजिए, 100% ये प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक होती है। व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा होगा, अगर वो नौकरी कर रहा होगा या व्यापार कर रहा होगा, वो सब कार्य उसके छूट जाएंगे दोस्तों। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिनको नयापन बहुत पसंद होता है, यानी जो भी आप पुराना कुछ कार्य कर रहे होते हैं वो सब छूट जाता है शनिदेव की महादशा में और एक नया कार्य आप करने लग जाते हैं। तो ये शनिदेव जब 10वें घर में रहते हैं इस तरह का परिणाम जो है देखने को मिलता है। और यहाँ से शनिदेव तीसरी दृष्टि, जो उनकी तीसरी दृष्टि है, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण दृष्टि होती है दोस्तों। 10वें घर में बैठे हुए शनिदेव आपको अक्सर विदेश लेकर जाते हैं और अगर आपकी कुंडली में अच्छे योग हैं, 12वां घर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो विदेश में सेटलमेंट भी हो जाती है। बहुत सी कुंडलियाँ मैंने देखी हैं शनिदेव 10वें भाव में है, उनकी महादशा आ जाती है तो व्यक्ति विदेश अवश्य जाता है। और अगर बाकी योग जो हैं कुंडली में पॉजिटिव नहीं होंगे तो कुछ समय वो काम करता है वहाँ पर, फिर लौट कर वापस भी आ जाता है। तो ये शनिदेव विदेश लेकर आपको अवश्य जाएंगे और 7वें भाव पर भी ये दृष्टि डालते हैं दोस्तों। तो जब भी शनिदेव 7वें भाव पर दृष्टि डालते हैं ये एक लंबे समय तक रिलेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये पत्नी का भाव होता है, आपकी गर्लफ्रेंड का भाव होता है। तो यहाँ शनिदेव जब दृष्टि डालते हैं तो लंबे समय तक रिलेशन चलता है। और विवाह के बाद क्या होता है कि जब शनिदेव 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपस में विचार नहीं मिलते हैं, पति पत्नी के विचारों में कुछ मतभेद रहता है ज़रूर। तो बाकी कॉम्बिनेशन इसमें आपको देखने पड़ते हैं कि बृहस्पति देव कहाँ पे हैं, बुध देव कहाँ पे हैं, दोनों की कुंडलियों में चंद्रमा की क्या पोजीशन है, कितना दोनों में मेंटल इंक्लिनेशन है, यानी मानसिक तौर से दोनों एक साथ कैसे जुड़े हुए हैं, वो चंद्रमा देखना पड़ता है दोनों कुंडलियों में। तो ये थोड़ी सी जानकारी अब शनिदेव के बारे में दे दी है मैंने। अब देखिए यहाँ पे शुक्र देव और सूर्य देव एक साथ हैं दोस्तों। तो शुक्र देव पत्नी के कारक हैं, पत्नी जो आपकी जीवन संगनी होती है। तो अगर शुक्र देव के साथ सूर्य देव कुंडली में रहते हैं तो ज़्यादातर बहुत सी कुंडलियों पर मैंने ये योग देखा है, जो पत्नी के पिता होंगे वो गवर्नमेंट से मिलता जुलता या गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड उनका कुछ कार्य हो सकता है, या वो बहुत ऊंची किसी पोस्ट पर आसीन हो सकते हैं। तो ये शुक्रदेव का जो फल है ये रहता है। या इसमें एक और योग निकल कर आता है कि पत्नी जो होगी वो किसी बड़े घर से आने वाली है, क्योंकि सूर्य देव जो है एक रॉयल प्लैनेट है, एक राजस्वी प्लैनेट है। तो पत्नी का जो घराना होगा, जो पत्नी होगी आपकी, वो एक अच्छे बड़े नामी ख़ानदान से हो सकती है जिनका बहुत ही नाम और यश हो। तो ये सब फलित जो हैं यहाँ निकल कर आते हैं। अब इस कुंडली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके ऊपर अलग से और वीडियोस आने वाले समय में बनाने की कोशिश करूँगा। जब भी कुंडली में चंद्रमा और बुध एक दूसरे के सामने रहते हैं या केंद्र में रहते हैं या साथ में रहते हैं तो ये पिशाच योग बनता है दोस्तों। पिशाच योग के बहुत सारे रूप होते हैं, इसको अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए पिशाच योग जो है पूर्ण रूप से नहीं बन रहा है, क्योंकि उसमें एक विधि है जो होनी चाहिए, उसमें एक रूल है वो होना चाहिए। वो ये कि चंद्रमा और बुध दोनों आमने सामने हो लेकिन उन पे किसी ग्रह का प्रभाव नहीं हो, या दोनों एक दूसरे से केंद्र में हो परंतु किसी ग्रह का उन पे प्रभाव नहीं हो, या दोनों एक साथ हों परंतु किसी ग्रह का उस पर प्रभाव नहीं हो। तो ज़्यादातर
ये कुंडली मिलान में काम आता है दोस्तों। जब भी पुरुष की कुंडली में आप ऐसा योग देखते हैं, जब भी पुरुष की कुंडली में आप ऐसा योग देखते हैं, जब चंद्रमा और बुध एक साथ हों या वो दोनों एक साथ केंद्र में हो, चंद्रमा 10वें में हो, बुध चौथे भाव में हो, दोनों एक दूसरे से केंद्र में हो, या दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो, तो ऐसे व्यक्तियों की बहुत ध्यान से आपको कुंडली जो है मिलान करनी है। अगर बुध देव पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है और ये योग कुंडली में बन रहा है, तो आप उस कुंडली को छोड़ दीजिए, उसको आगे मत देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा योग है जो दिमागी तौर से व्यक्ति में पागलपन लेकर आता है। अब ये पागलपन जो है, इसके बहुत सारे रूप वहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुछ पागलपन इस तरह का लेके आता है कि व्यक्ति जो होता है अपनी पत्नी को बाहर नहीं जाने देगा, किसी से बात नहीं करने देगा, या उसमें इस तरह की टेंडेंसी हो जाती है कि मारने पीटने को भी वो तैयार हो जाता है। तो ये योग अगर पुरुष की कुंडली में है तो बहुत ध्यान से आपको कुंडली का मिलान जो है वो करना है। तो यहाँ देखिए, पूर्ण रूप से ये योग तो नहीं बनता है, परंतु चंद्रमा और बुध दोनों आमने सामने हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि मंगल देव का भी यहाँ रोल आ रहा है और राहु देव का भी यहाँ रोल आता है, तो ये मानसिक प्रवृत्ति दे सकता है। लेकिन वो जो मानसिक प्रवृत्ति होगी वो कहाँ जाएगी? मंगल देव का यहाँ बहुत ज़्यादा रोल है दोस्तों, क्योंकि मंगल देव अपनी ही राशि में है और सबसे ज़्यादा प्रभाव मंगल देव चंद्रमा और बुध देव पर डाल रहे हैं। यानी मन और बुद्धि दोनों में ही पागलपन सवार हो जाएगा। लेकिन मंगल देव ऐसे ग्रह हैं, ये पागलपन जो होता है एक डिक्टेटरशिप में बदल जाता है। यानी दूसरे को आप हमेशा दबा के रखेंगे, किसी को मारना, किसी को पीटना, या अपनी पत्नी को भी मारना या उसको पीटना, ये बिल्कुल ही एक नॉर्मल सी बात होती है ऐसे व्यक्तियों के लिए। तो इस पे और आने वाले समय में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक विस्तार का विषय है, इतनी इसी कुंडली पर नहीं मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अब इनका एक और प्रश्न था मुझसे, वो ये था कि क्या इस कुंडली में नीच भंग राजयोग है? जी हाँ, यहाँ पे देखिए बृहस्पति देव नीच के हैं, इनको मैं नहीं ले रहा हूँ अभी। यहाँ चंद्रदेव नीच के हैं दोस्तों। जब भी कुंडली में चंद्रमा नीच के रहते हैं और उनके साथ मंगल देव आके विराजमान हो जाएं, तो ये नीच भंग 100% हो जाता है। यहाँ चंद्रमा को नीच भंग राजयोग प्राप्त हो चुका है दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं इसको आराम से समझ लें। जब भी कोई ग्रह नीच का होगा और उसको नीच भंग देने वाला ग्रह अगर वक्री होगा, तो नीच भंग तो आपको अवश्य मिल जाएगा, लेकिन वो जो नीच भंग राजयोग होगा वो एक नेगेटिव रूप में आपको रिज़ल्ट देने वाला है। ये शुभ रिज़ल्ट आपको नहीं देगा, ये नेगेटिव रिज़ल्ट देगा। और वो नेगेटिव रिज़ल्ट कैसा हो सकता है बाकी ग्रहों के ऊपर भी निर्भर करता है। तो यहाँ नीच भंग तो व्यक्ति को मिल रहा है, लेकिन चंद्रमा मंगल देव से जो कि वृश्चिक राशि में है और वक्री हैं, उनसे प्रभावित हो रहा है। तो व्यक्ति क्रूर हो सकता है। साथ में राहु देव भी हैं, तो व्यक्ति लालची हो सकता है, धोखेबाज होगा, दूसरों की स्त्रियों के ऊपर बुरी नज़र डालना, दूसरों का पैसा हड़प लेना, किसी को मरवा देना, अब आगे बढ़ने के लिए, ऊंचाइयों पे जाने के लिए ऐसे व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं, जिसको कहते हैं कि उनके सीने में दर्द नहीं होता है। तो इस तरह के व्यक्ति यहाँ से देखे जाते हैं दोस्तों, जब खासकर ये योग छठे घर में बन रहा हो। चंद्रमा नीच के हैं और मंगल देव उनको नीच भंग दे रहे हैं, लेकिन मंगल देव वक्री हैं यहाँ पे, और राहु भी यहाँ पे देखिए मंगल देव के साथ विराजमान हैं। तो दोनों ही ग्रह मिलकर चंद्रमा
पर बुरी तरह से प्रभाव डालते हैं, तो व्यक्ति की जो मानसिक प्रवृत्ति होती है वो इस तरह की हो जाती है दोस्तों। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे उनके, जो मैंने यहाँ पे आंसर कर दिए हैं। हालांकि अगर इस कुंडली को और ध्यान से देखेंगे, इसमें बहुत सारे अच्छे और योग हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो देखी जा सकती हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। बहुत सारी इसमें जो योग थे मैंने बता दिए हैं, जो उनका प्रश्न था वो भी मैंने इसका उत्तर दे दिया है। तो अगली वीडियो में बात करेंगे मंगल देव नवम भाव में जब रहते हैं तो किस तरह का परिणाम देखने को मिलेगा। जय शनिदेव।